हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए वापस से लेकर के आया हूं एक एजुकेशनल वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी की अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही है और लास्ट मोमेंट पे जो है हम किस तरीके से तैयारी करें उसके ऊपर जो है मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये है आपका जो क्लास लेके आया हूँ ये है आपकी बॉटनी की क्लास है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जिन स्टूडेंट्स ने मेजर में बॉटनी लिया है तो उनका जो मेजर फर्स्ट का जो पेपर है अप्लाइड बॉटनी का उसकी फिफ्थ यूनिट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे तो मैं चाहता था कि हर टॉपिक को हम बोर्ड पे जो है स्टडी करें, पर लास्ट मोमेंट है, हो सकता है किसी की एग्ज़ाम 2 दिन बाद हो 3 दिन बाद हो, तो इतने कम समय में इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। पर हाँ ये ज़रूर है कि हम इस लेवल का ज़रूर नॉलेज गेन कर लेंगे कि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, अच्छे मार्क्स से पास हो सके। इतना ज़रूर हम अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग जो यूनिट्स हैं, आपके टोटल 5 यूनिट है जैसे कि आपको पता है अप्लाइड बॉटनी में। तो 5 यूनिट में से मैंने आपको जो है बाकी की यूनिट्स करवा दी हैं। ये जो आपकी फिफ्थ यूनिट है इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो यूनिट है ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये यूनिट। तो जिसको हम जैव तकनीकी भी कहते हैं। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है आपकी यूनिट, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस के टॉपिक्स बता देता हूँ। तो आपके जो टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने रहेंगे वो रहेंगे आपके, पहला टॉपिक रहेगा प्लांट टिश्यू कल्चर, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो मतलब कि पादप ऊतक संवर्धन क्या होता है, इसकी परिभाषा, प्रकार और इसके महत्व के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है जहाँ तक है। इसी का जो है विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं पुनः संयोजक तकनीक, इसका परिचय, इसके टूल्स जिसको हम औजार कहते हैं, और इसके महत्व के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको इसमें पढ़ना रहेगा आज के युग में जो है, वर्तमान युग में जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये क्या स्थान है इसका, क्या चल रहा है, मतलब कि आज के टाइम पे इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बात करनी रहेगी। उसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, या जैव सूचना विज्ञान, इसके बारे में, और इसके जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लास्ट और फास्ट, इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। तो आइए अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके ताकि आप जो है एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो स्टार्टिंग में हम अगर प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर नाम से मालूम पड़ रहा है, प्लांट मतलब होता है पौधा, टिश्यू मतलब होता है ऊतक, कल्चर मतलब होता है संवर्धन। मतलब कि पौधे के टिश्यू को कैसे संवर्धन करना है, कहाँ पे करना है, ये सारी प्रोसेस जो है ये लैब में होती है ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं कि जो पादप कोशिका जो रहती है, पादप के जो अलग अलग प्रकार के जो अंग रहते हैं उनमें से उनका, या तो हम उनका कोई कोशिका ले लेते हैं या कोई ऊतक ले लेते हैं या उसका कोई पार्ट ले लेते हैं प्लांट का, और उसको जो है एसेप्टिक कंडीशन दी जाती है। मतलब कि उसको बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई वाला जो है वो माहौल दिया जाता है एकदम, और उस माहौल में जो है इसको प्रोपगेट किया जाता है। उस माहौल में जो है इसको इसकी ग्रोथ करवाई जाती है जिससे कि नए प्रकार के जो है पौधे का निर्माण होता है। तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन या एक जनरल बात अगर हम करें तो पादप ऊतक संवर्धन जो रहता है ये ज्ञात संगठन के पोषक संवर्धन माध्यम पर अजर्म परिस्थितियों में पादप कोशिका ऊतकों या अंगों को बनाए रखने या विकसित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली तकनीक का एक संग्रह है।
ये व्यापक रूप से एक पौधे के क्लोन का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1902 में 1902 में एक वैज्ञानिक थे हेबरलेंथ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनने सुझाव दिया कि पादप की एक कोशिका को पृथक करके भी जो है उगाया जा सकता है। तो इनने ये सबसे पहले जो हेबरलेंथ नाम के जो वैज्ञानिक थे, इनने इसकी स्टार्ट की थी। तो अभी मैंने आपको एक जनरल तो डेफिनेशन मैंने अपने तरफ से जो दी थी, वही चीज इनने तो जो है बहुत ज्यादा उसको घुमा फिरा करके बना दी। तो बात उतनी है कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब वही निकल के आ रहा है कि पौधे के किसी कोशिका से या किसी टिश्यू से या किसी भी उसके पार्ट से जो है उसको अजर्म परिस्थितियां, मतलब कि क्या है कि कोई भी जर्म ना हो, ऐसी परिस्थितियों में जो है उसको उगाया जाता है, नए क्लोन तैयार किए जाते हैं, नए पौधे तैयार किए जाते हैं। और अगर बात करें हम कि इसका उद्देश्य क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर जो रहता है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है कि ये लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को फसल विकास के लिए अत्यावश्यक नहीं रहने देता, बल्कि किसी भी अवस्था में नए पौधे के विकास को सुनिश्चित करता है। तो मतलब कि क्या है कि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसके बाद ही जो है पौधा जो नया पौधा विकसित हो सके, ऐसा जरूरी नहीं रहता। ये इसका उद्देश्य है, ये डायरेक्टली भी जो है पौधे का विकास कर सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद में अभूतपूर्व संकर किस्मों का निर्माण करना, मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड जो नई क्वालिटी के जो पौधे हैं वो भी जो है निर्माण होते हैं इसमें। नए नए प्रकार के जो पौधे हैं नए नए गुणों के साथ जो है उनको हम लगा सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं लैब में। और रोगी पौधे से रोग मुक्त पौधे का विकास भी कर सकते हैं कि मान लो किसी प्लांट में डिसीज हो रही है तो उसकी डिसीज को निकाल करके हम जो डिसीज वाला पार्ट निकाल करके नए पौधे को जो है हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई पौधा अपने को बहुत अच्छा गुणकारी और बहुत अच्छा पौधा है, पर उसमें क्या है कोई सी डिसीज लग गई, तो हम उसको जो है उसका जो पार्ट नॉट बिना डिसीज वाला है उस कोशिका को, उस टिश्यू को निकाल के नए पौधे को बना सकते हैं लैब में। उसके बाद में जो है ट्रांसजेनिक पौधों का संवर्धन किया जा सकता है, मतलब कि नए नए जीन्स जो है वो हम नए तरीके की जीन्स जो है इंसर्ट करके नए नए प्रजाति के पौधों को बना सकते हैं लैब में। तो ये जो हाइब्रिड पौधे बनते हैं ये उसी से बनते हैं। फिर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पौधे हैं उनको कम समय में अत्यधिक संख्या में हम निर्मित कर सकते हैं। उसके बाद में जो है अगर हम बात करें कि हमें जो पादप ऊतक संवर्धन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, तो पादप ऊतक संवर्धन के लिए हमको क्या क्या मीडियम की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज जो हमको पादप ऊतक संवर्धन के लिए चाहिएगी वो है हम पोषक माध्यम, न्यूट्रिएंट मीडियम, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि हमने कोई सी जो कोशिका को निकाला, पौधे में से किसी कोशिका को निकाला, अब हमको उसकी ग्रोथ करानी है। तो ग्रोथ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मीडियम तैयार करना पड़ेगा। तो वो मीडियम काय का रहता है, वो मीडियम रहता है जितने भी जो इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स रहते हैं, माइक्रो मैक्रो सॉल्ट्स जो रहते हैं और अलग अलग प्रकार की शुगर्स होती है, उनसे मिला करके एक जो है ठोस जो एक मीडियम तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक मीडियम में आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि एगर एगर जो है ये एक तरीके का मीडिया है जिसमें जो है हम पौधे के ऊतक को या पौधे के जो है एक कोशिका को इसमें ग्रोथ करवा सकते हैं। अब आती है बात, ये तो अपने को क्या मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ इस समय, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है।
ठीक है। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसको करवाना है हमें, किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो गई। एक तो हो गया न्यूट्रिटिव मीडियम, जिसमें हम उस कोशिका को या उस ऊतक को जो है ग्रोथ कराएंगे। उसके बाद में दूसरी चीज रहेगी अजर्म कंडीशन, अजर्म अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन। तो अगर हम एसेप्टिक कंडीशन की बात करेंगे तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एसेप्टिक कंडीशन, कि जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो बहुत तेज़ी से वृद्धि कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इनको बहुत ही सावधानी से रखा जाता है, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक ना कर पाए। तो इसके लिए जो है कांच के सामान में जो है कल्चर ट्यूब आती है, पेट्री डिश आती है, फ्लास्क आता है, बीकर आता है, ऑटोक्लेव आती है, ओवन आता है, ऑटोक्लेव मशीन आती है जिसमें, और फिर उसके बाद में जो यूवी किरणों का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे कि जो है सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो चाहिए रहती है। उसके बाद में एक होता है एयरेशन। एयरेशन मतलब क्या होता है? एयरेशन को हिंदी में कहते हैं वातन। तो एयरेशन में क्या होता है कि जिन ऊतकों को संवर्धित किया जाना है उन्हें उपयुक्त वायु भी प्राप्त होनी चाहिए। जब ऊतकों का संवर्धन होता है, मतलब कि जब जो टिश्यू रहता है उसका जब ग्रोथ होती है तो उसका जो द्रव माध्यम में किया जाता है, तो वायु का प्रबंध विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। तो वो जो है एयरेशन की कंडीशन भी होनी चाहिए। तो ये तो हुई प्लांट टिश्यू कल्चर में ज़रूरत की चीज़ें, कि एक तो पोषक पदार्थ जो पोषक मीडियम चाहिए, न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए, जिसको पोषक माध्यम कहते हैं इसको हिंदी में, पोषक माध्यम चाहिए। उसके बाद में अजर्म कंडीशन चाहिए, उसके बाद में एयरेशन चाहिए। अब ये हुई बात। उसके बाद में इसमें और क्या आगे बढ़ते हैं, तो कि पादप ऊतक संवर्धन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। कि भाई अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि संवर्धन जो है अलग अलग पार्ट से करा जाता है। तो कौन कौन से पार्ट से किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अलग अलग तरह से होता है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि पादप ऊतक संवर्धन जो रहता है, पादप ऊतक संवर्धन मतलब कि क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। तो अगर टाइप्स की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं इसके टाइप्स? पहला हो गया केलस कल्चर। इनको मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। केलस कल्चर हो गया। उसके बाद में हुआ आपका सेल कल्चर, हिंदी में भी बताऊंगा अभी। फिर हुआ आपका मेरिस्टेम कल्चर। उसके बाद होता है आपका ऑर्गन कल्चर। उसके बाद में होता है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है। अब इसमें जो कल्चर, केलस कल्चर, तो ये केलस कल्चर तो हिंदी में भी इसको केलस कल्चर ही कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि जो इस विधि में अजर्म कोशिका समूह को एगर मीडियम में संवर्धित किया जाता है। पादप मटेरियल किसी पादप स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे केलस कल्चर की बात हो रही है। केलस कल्चर मतलब कि क्या होता है आपका? केलस क्या होता है? केलस का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई कोशिका। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पादप के वो भाग या ऊतक जिन्हें संवर्धन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ ऊतक की बात, ऊतक संवर्धन की बात हो रही है। केलस मतलब कौन क्या चीज होती है? अगर आपसे कोई पूछता है केलस क्या है, तो आपको बोलना है कि केलस पादप का वे भाग होते हैं या ऊतक होते हैं जिनसे संवर्धन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। ठीक। इनको एक्सप्लांट भी कहते हैं, एक्सप्लांट भी कहते हैं इनको।
उसके बाद में जो दूसरा होता है प्रकार का टिश्यू कल्चर होता है वो होता है सेल कल्चर, मतलब कि कोशिका संवर्धन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है किसी कोशिका को लिया जाता है, मतलब कि एक सिंगल सेल को लिया जाता है, अकेली कोशिका को लिया जाता है, सिंगल सेल को लिया जाता है काय में, सेल कल्चर में। उसके बाद में आता है आपका मेरिस्टेम कल्चर। तो इसमें क्या किया जाता है, मेरिस्टेम क्या होता है, तो ये होता है विभज्योतक ऊतक, मतलब कि आपका जो तो इसमें क्या होता है विभज्योतक ऊतक, मतलब कि आपके जो पौधे रहते हैं तो उनके जो जड़ रहती है या तना रहता है, उसका जो शीर्ष वाला हिस्सा रहता है उसको काट के उससे जो है कल्चर किया जाता है, वो मेरिस्टेम कल्चर होता है। ऑर्गन कल्चर क्या होता है, ऑर्गन कल्चर मतलब कि होता है कि जैसे कोई अगर पौधे की बात कर रहे हैं हम, तो पौधे का कोई पार्ट ले लिया, कोई सा ऑर्गन ले लिया, कोई सा ऑर्गन मतलब कि अगर अपन ने मान लो उसका भ्रूण ले लिया, एम्ब्रियो ले लिया, या फिर हमने उसका कोई परागकोश ले लिया, परागकोश मतलब कि अपन ने मान लीजिए कि एंथर ले लिया, या फिर अपन ने ले लिया उसका ओवरीज ले ली। तो ये इस तरीके के जो अलग अलग कल्चर रहते हैं, तो अलग अलग ऑर्गन रहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं जो है ऑर्गन कल्चर। फिर एक होता है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या हुआ आपका, क्या होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है तो अगर हम बात करें कि आपके जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति को जो है कई बार पृथक कर दिया जाता है, और कोशिका भित्ति को जो है पृथक करने के बाद में फिर क्या किया जाता है कि जो द्रव्य बचता है, तो उससे जो कोशिका द्रव्य जो रहता है, तो उससे भी जो है क्या करा जाता है, पूरे के पूरे कोशिका का निर्माण या पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन बताने के बाद मैंने बोला था कि इसके लिए कौन कौन से मीडियम की जरूरत रहती है, ये मीडियम आपको बता दिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये कितने प्रकार का होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, काय की इम्पोर्टेंस, प्लांट टिश्यू कल्चर की इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अब इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो क्या इम्पोर्टेंस रहती है कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर अपन प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा आवश्यक और कठिनता से जो प्राप्त होते हैं कुछ दुर्लभ पौधे, उनको आसानी से जो है हम उनका मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या इसके फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे ये है कि हम जो है मान लीजिए कि अगर किसी पौधे के किसी पौधा जो है अच्छी क्वालिटी का है, पर उसमें जो है किसी वायरस का अटैक हो गया, तो हमने उसका जो अच्छा पार्ट था सिर्फ उसको निकाल करके उससे नए पौधे को जन्म दे दिया, जिससे कि क्या लैब में नया पौधा बना दिया, जिससे कि क्या हुआ कि वो पौधे अच्छे गुण होने की वजह से वो पौधा जो है बिना वायरस के अच्छा जो हिस्सा था उसने नए पौधे को जन्म दे दिया, जिससे कि वायरस फ्री पौधा अपने को मिल गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार के जो पौधे रहते हैं उनके जो कोशिका रहती है उनमें अगर संयोजन करवाया जाता है तो नए हाइब्रिड क्वालिटी के पौधे भी बन जाते हैं। उसके बाद में ऊतक संवर्धन जो रहते हैं वो पौधों को साल भर उसमें उगाया जा सकता है, चाहे मौसम जो है वो कोई सा भी हो। और ये क्या करते हैं बाजार में नई किस्मों के उत्पादन में भी तेजी लाते हैं, और इसके द्वारा जो है नए पौधे विकसित करने के लिए बहुत कम जगह की भी आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका क्या था, ये आपके इम्पोर्टेंस बताई थी मैंने कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। तो ये होता है आपका पादप ऊतक संवर्धन। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हमारी अगली चीज आती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, तो मतलब कि डीएनए पुनः संयोजक तकनीक। तो आखिरकार ये टेक्निक क्या होती है पुनः संयोजन की, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कभी ये पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन कि आपसे कभी पूछा जाए कि कायिक संकरण क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऊपर वाले के लिए बता रहा हूँ, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, कि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कायिक संकरण क्या होता है या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति को पृथक करके कोशिकाओं के जीव द्रव्य का संलयन किया जाता है, जिसका प्रयोग लैंगिक संकरण के स्थान पर कर सकते हैं। इस क्रिया को कायिक संकरण या प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी कहते हैं। तो ये मैं आपको प्रोटोप्लास्ट कल्चर लास्ट में आपको जो मैंने बताया था, ये इसके बारे में डिस्कस करा था। तो अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब। तो हम लोग बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, ये जो सेकंड वाला इसका पार्ट है, इसकी ये क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके टूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जो है हमें डिस्कस करना था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सभी जो जीव हैं, सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो काहे से बने हुए रहते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने रहते हैं। काहे से बने हुए रहते हैं, सेल्स से बने रहते हैं। तो जिनका मूलभूत आनुवांशिक पदार्थ एक समान होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सेल रहती है उसका जो बेसिक जो यूनिट रहता है, जो आनुवांशिक पदार्थ जो हमको हेरिडिटरी मटेरियल जो उसमें देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है, वो डीएनए होता है। और डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं अपने एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक, तो ये जो रहते हैं न्यूक्लियोटाइड, इनसे जो क्या बना रहता है, डीएनए बना रहता है। आपको आपको कुछ चीजें नोट करनी है तो आप लोग पेन और कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं वीडियो देखते टाइम, और या फिर आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या स्लो करके भी सुन सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं उनका निर्माण होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के द्वारा। अब ये जो रहते हैं, अब में इन सब में से किसी एक जो आपका जो कोई एक जो क्षारक रहता है, एक डीऑक्सीराइजोम शर्करा रहती है और एक फॉस्फेट का अणु जो है उसके संयोजन इसमें होता है। तो अब ये सब चीज़ें तो खैर अपने को पता है कि इसमें जो है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। अपने डीएनए में अपने को ये बात पता है कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसमें एक चेन टाइप की रहती है। ये सब चीज़ें हम जानते हैं। पर यहाँ जो बात हो रही है वो काय की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूँ। तो जो आपकी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो रहती है, इसकी सहायता से जो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से जो है हम किसी पर्टिकुलर जो एक जीन रहता है उसको निकाल करके जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो अब ये कैसे होता है, यही सब चीजें हमको इसमें पढ़नी रहेगी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो रहती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक प्रमुख तकनीक होती है। मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी रहती है ये मेनली तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होती है, और साथ में ये क्या करती है कि किसी भी जीव का जो जेनेटिक मेकअप होता है, मतलब कि अनुवांशिक संगठन रहता है, उसमें परिवर्तन करने के लिए क्या करती है, ये करने के लिए पौधों एवं जंतुओं में सिलेक्टिव ब्रीडिंग विधि का उपयोग किया जाता है। परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के द्वारा आज जीव के अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन सीधे उसके जो है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में ही परिवर्तन करके करना संभव हो गया है। और इस विधि में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग या जीन मैनिपुलेशन इसको हम कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि किस तरीके से ये प्रोसेस पूरी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा
डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन उसकी बता देता हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम इसकी बात करें तो इस 1970 में एक वैज्ञानिक थे हैमिल्टन स्मिथ। अब ये हैमिल्टन स्मिथ जो थे, इनने क्या करा था कि इनने जो है सूक्ष्म जीवों में क्या ढूंढा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें क्या ढूंढा था इनने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक समूह की खोज की थी, और साथ में डीएनए टेक्निक जो थी उसके बारे में इन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब कि इनने जो आधारशिला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की थी वो किसने रखी थी, 1970 में हैमिल्टन स्मिथ ने जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज की थी, और इन्होंने जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी। ये तो मैंने आपको जनरल तरीके से बता दिया। अब ये आखिरकार ये प्रोसेस होती क्या है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या होता है कि ये जो तकनीक रहती है इसमें क्या किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या पुनर्योग जो डीएनए टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, और इसके लिए जो है क्या ज़रूरत होती है, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत रहती है, वो ज़रूरत रहती है। एक तो अपने को चाहिए फॉरेन डीएनए, उसके बाद में हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत रहेगी, और हमें वेक्टर्स की आवश्यकता रहेगी। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि इस टेक्नोलॉजी को, ये टेक्निक जो है इसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, तो ये जो है आपको अच्छे से याद रह जाए। तो सबसे पहली बात तो ये रहती है कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड होता है काइमेरा। अब ये काइमेरा, हिंदी में भी इसको काइमेरा कहते हैं। तो ये क्या होता है कि आनुवांशिक रूप से भिन्न कोशिकाओं से निर्मित जीव जो रहता है वो काइमेरा कहलाता है। मतलब कि क्या हुआ कि जो अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाएं जो रहती है उनको मिक्स करके जब कोई नए जीव का निर्माण किया जाता है तो जो नया जीव बनता है वो क्या रहता है, वो होता है काइमेरा। मतलब कि जैसे कि ये एक पर्टिकुलर डीएनए है और ये एक पर्टिकुलर डीएनए है। अब इस डीएनए का इतना भाग तोड़ करके अपन ने इस डीएनए में लगा दिया, तो फिर क्या हुआ, जो नया जो अपना बना वो क्या बना, अपना काइमेरा बना। उसके बाद में अगली चीज आती है, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इसमें इस टेक्निक में बार बार आएंगे तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में एक होता है क्लोन। क्लोन क्या रहता है कि ये जब कोई आनुवांशिक रूप से समान जो दो जो समान कोशिकाएं रहती हैं उन दोनों, ये दोनों सेम है, मान लो कि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इन दोनों को, इन दोनों सेम जो कोशिकाएं रहती है इन दोनों का मिश्रण करके जो एक नए जो जीव का निर्माण किया जाता है तो वो क्या रहता है, वो क्लोन रहता है, वो एक ही तरीके का जीव होता है। उसके बाद में कुछ एंजाइम्स रहते हैं
तो ये हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये प्रोसेस जो है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस रहता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो कुछ एंजाइम चाहिए रहते हैं। तो एंजाइम चाहिए रहते हैं, तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, इसमें आप बस इतना ध्यान रख लो कि क्या होता है कि जैसे कोई एक डीएनए है। अब इस डीएनए में से क्या करते हैं, वो कुछ जीन्स को निकाल करके ये जो दूसरा डीएनए है इसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये है मेन प्रोसेस। अब ये इतना आसान थोड़ी रहता है कि यहाँ से तोड़ के यहाँ पे लगा दिया, ऐसे थोड़ी लग जाता है। तो ये चीज के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको पुनः संयोजक डीएनए तकनीक कहते हैं। तो अब ये चीज में क्या होता है कि ये प्रोसेस क्यों करी जाती है? इस प्रोसेस को करने का ये फायदा रहता है कि कुछ अगर मान लो कुछ इम्पोर्टेंट जीन जो है अपने को दूसरे पौधे में लाने हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी में सुधार आए, या फिर अपन चाहते हैं कि कोई नई वेराइटी बने, तो नई वेराइटी बने तो दो अलग अलग तरीके के डीएनए को लेकर के अपन ने जोड़ दिया। उसके बाद में मान लीजिए कि कोई कोई जैसे वीट है, गेहूं है। अब गेहूं के अपन अलग अलग प्रकार की वेराइटी, उसमें से हमने सोचा कि यार ये इसका दाना ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये जो है और ज़्यादा इस कुछ स्पेशल क्वालिटी अपने को दूसरी वीट में लाना है, तो उसमें से अपन ने क्या करा, इसके जीन्स को निकाल के इधर ट्रांसफर किया। तो वो काय में से जीन्स कहाँ पे रहते हैं, डीएनए में रहते हैं। अब डीएनए से एक डीएनए से दूसरे डीएनए में अगर अपने को कोई चीज को पहुंचाना है, तो अब मान लो जैसे ये डीएनए है। अब इस डीएनए में तो बहुत सारे जीन्स हैं। अब इस बहुत सारे जीन्स में से क्या हुआ कि अपने को बहुत सारे जीन्स हैं। अब उसके बाद में फिर क्या है कि ये दूसरा वाला डीएनए है, इसमें बहुत सारे जीन्स हैं लाइन से। अब हमें क्या करना है कि इधर इस वाले डीएनए में से कोई पर्टिकुलर जीन को निकालना है और इस वाले डीएनए में अपने को वो इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि उसके लिए हमको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो उस डीएनए को उस पर्टिकुलर जगह से काट सके। हर कहीं से अगर काटेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये चीज काटने के लिए, इनको काटने के लिए अपने को कौन कौन सी कैंची की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या हुआ कि ये क्या करता है, ये जो एंजाइम रहते हैं वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि ये देखिए इसमें क्या हुआ कि जो एक्सोन्यूक्लियस रहता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, बाहर की साइड डीएनए के जो बाहर वाले जो एंड रहते हैं उसमें से क्या करता है, जीन्स को निकालता है, मतलब कि काटता है, डीएनए को बाहर की साइड से काटता है। एंडोन्यूक्लियस जो रहता है वो क्या करता है, ये जो डीएनए रहता है उसको बीच में से काटता है। ठीक। उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रहता है। ये क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे, जिस जगह को देखिए एंडोन्यूक्लियस ने तो अंदर से काटा, एक्सोन्यूक्लियस ने बाहर से काटा। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई सिलेक्शन अपन करते हैं किसी जगह का और उस जगह से जो है उस डीएनए को काटने का काम करता है। तो ये जो है आपका जो एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या रहते हैं, ये एक तरीके से कैंची का काम करते हैं। मतलब कि ये जो कैंची का काम करते हैं, ये कुछ एंजाइम रहते हैं जो कि डीएनए को काटते हैं। ठीक। तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आता है तो आपको लिखना है कि ये हैमिल्टन ने दिया था। हैमिल्टन स्पिन ने जो है, स्मिथ ने जो है स्टार्ट किया था 1970 में। उसके बाद में फिर क्या होता है, इसमें इसमें जो है नए नए क्लोन या काइमेरा तैयार होते हैं। कैसे होते हैं काइमेरा और क्लोन तैयार, तैयार करने के लिए पहले डीएनए को काटा जाता है। डीएनए को कैसे काटा जाता है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है।
उसके बाद में फिर क्या होता है, काटने के बाद में फिर हम जो है उसमें क्या इंसर्ट करते हैं कि काट तो दिया, अब हमको जो है पर्टिकुलर जगह पे काटने के बाद में हमको चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो उससे वेक्टर से पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है, तो काटने वाले एंजाइम तो कौन से हो गए, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके अलावा एक जोड़ने वाला एंजाइम भी रहता है जिसको हम कहते हैं डीएनए जॉइनिंग एंजाइम, डीएनए जोड़ एंजाइम। तो ये एंजाइम कौन से होते हैं, इसका एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेस। ये जो लाइगेस एंजाइम है ये क्या करता है, डीएनए के टूटे हुए पार्ट्स में दूसरे डीएनए को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स। अब क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, अगली बारी आ जाती है क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर रहते हैं ये क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर जो रहते हैं या क्लोनिंग वेक्टर डीएनए के ऐसे समूह को कहते हैं जो अपने में प्रविष्ट बाह्य जीन के प्रतिकृतिकरण या रिप्लिकेशन के लिए उचित माध्यम प्रदान करते हैं। इन डीएनए वेक्टर की विशेषता ये रहती है कि इनमें बाह्य जीन प्रविष्ट कराने पर इन्हें वहन करने वाले जो जीव रहते हैं उनकी कार्यकी पर कोई असर नहीं पड़ता। वेक्टर्स का मुख्य उदाहरण जो है प्लाज्मिड वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर, पेज वेक्टर और वायरस वेक्टर। तो वेक्टर कौन होते हैं, ये कैरियर होते हैं। तो अब अपने को क्या करना है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि इसका जीन मेरे को इसमें लगाना है, तो इस डीएनए का जीन मेरे को इस डीएनए के जीन की जगह फिट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले तो मैं लूंगा एक पर्टिकुलर वेक्टर। तो वो वेक्टर क्या काम करता है, वो वाहक का काम करता है कि वो यहाँ से लेकर के जीन को इसमें लेकर के आता है। तो पहले वो सिलेक्ट करता है। तो जो ये क्लोनिंग वेक्टर रहते हैं इनकी बहुत आवश्यकता रहती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। कैसे आवश्यकता रहती है कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर रहते हैं यही पर्टिकुलर अपन जो जीन चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने में मदद करते हैं, और सिलेक्ट जब ये कर लेते हैं तो उसको उस जीन को पकड़ के क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी जगह पे जा करके इंसर्ट करने में मदद करते हैं। तो मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में पूरी चीज रेडी है कि आखिरकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो अब आपको क्या हुआ कि जो सबसे पहले तो क्या हुआ कि हमने जो है डीएनए को काटा। तो कैसे काटा, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। फिर क्लोनिंग वेक्टर ने क्या करा, क्लोनिंग वेक्टर जो था वेक्टर मतलब कि वाहक ने क्या करा कि एक पर्टिकुलर जो जीन हमको चाहिए था उसको निर्धारित जगह से काटा, और निर्धारित जगह से काटने के बाद में फिर हमको जहाँ इंसर्ट करना था वहाँ हमने उसको इंसर्ट किया और लाइगेस एंजाइम से उसको हमने जोड़ दिया। तो क्योंकि लाइगेस एंजाइम क्या करता है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। और जब वो जुड़ जाता है तो उसके बाद में फिर उसमें वो वाले गुण जो है, जो नए गुण हमको चाहिए रहते हैं वो उसमें पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से जो है नए जो अपन क्वालिटी के जो पौधे चाहते हैं तो उसका जो है उस उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये रहती है कि इससे जो है हमको जो है नए नए प्रकार के जो गुणों वाले पौधे भी या जीव जंतु है ये हमको प्राप्त हो सकते हैं। हमें नई वेराइटीज के जो है प्लांट से प्राप्त हो सकते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट से प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे अच्छे जो जिनमें गुण हैं वो वाले जो जो हम चाहते हैं वो क्वालिटी के प्लांट्स जो है मिल सकते हैं।
उसके बाद में बात करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे जो अगली चीज पूछी जा सकती है, अगर आपसे ये वर्तमान युग में पुनर्संयोजन की भूमिका क्या होती है, तो इसका कि आज के युग में हम किस तरीके से जो है नए ये पुनर्योगाई टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई खास वो नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि मान लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने जो है, अगर हम खाद्य समस्या को सुलझाना चाह रहे हैं तो फिर हमने क्या करा कि राइजोबियम और एसिटोबैक्टर जो नाम के जो जीवाणु रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उनको ही हम डायरेक्ट फसल में प्रविष्ट करा दें, तो जिससे क्या होता है कि जो अपने आप ही जो है उनको वो ऑलरेडी उन प्लांट्स में अगर रहेंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य डायरेक्टली करेंगे, उसको जो है अलग से अपने आप प्राकृतिक तौर पे जुड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद में हम अगर मान लो प्रकाश संश्लेषण की गति को जो है बढ़ा देंगे तो पौधा जो है और जल्दी से ग्रोथ कराने लगेगा। तो इस तरीके से हम नई नई चीजें जो है पौधों में डेवलप कर सकते हैं फिर जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना सकते हैं कि मतलब कि कुछ जो फूड क्रॉप है उनको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के जैसे कि हम गेहूं है, अच्छी क्वालिटी के हम चावल है, अच्छी क्वालिटी के टमाटर हैं, ये सब चीज़ें जो है सब्जी है, ये सब वो अपन बना सकते हैं। तो ये होता है आपका पुनर्योगा जो टेक्निक रहती है इसका फायदा। तो ये भी मैंने आपको एक मोटे तौर पे जो है बता दिया है कि ये चीज़ क्या होती है, तो अब मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक इस यूनिट का, वो है आपका जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में कहते हैं जैव सूचना विज्ञान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैव सूचना विज्ञान या कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान ये तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। अगली पीढ़ी में अनुक्रमण की उपलब्धता के कारण विभिन्न जीवों के जीनोम अनुक्रम नियमित रूप से जैविक डेटाबेस में जमा किए जा रहे हैं। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित जैविक डेटा की बढ़ती मात्रा के साथ न्यूक्लिक अम्लों प्रोटीन अनुक्रमों के सार्थक कार्यात्मक और संरचनात्मक अध्ययन करने के लिए व्याख्या और विश्लेषण बहुत आवश्यक हो जाता है। इस तरह के जटिल विश्लेषण करने के लिए विभिन्न उपकरण और सॉफ्टवेयर की तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो जैव सूचना विज्ञान को जैविक दीर्घ अणुओं से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित और विश्लेषण समझने, कल्पना करने और संग्रहित करने के लिए कंप्यूटेशनल उपकरण के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जो जैव सूचना है, मतलब कि आपके जो जीवों के अंदर की जो सूचना, जो अपन एक डेटा तरीके का, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ का डेटा स्टोर करके नहीं रखते हैं, हर चीज़ का हम डेटा स्टोर करके कंप्यूटर पर रखते हैं, उसकी मेमोरी फीड करके रखते हैं। तो उसी तरीके से जो जो जैविक जो सूचनाएं हैं उसको हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि जैव सूचना विज्ञान उपकरण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आणविक जीव विज्ञान या जैविक डेटाबेस की बड़ी संख्या से सार्थक जानकारी निकालने और अनुक्रम और संरचनात्मक विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जीव विज्ञान के भीतर जैव सूचना विज्ञान का भी उपयोग सर्वव्यापी है। जैव सूचना विज्ञान उपकरण सॉफ्टवेयर और डेटाबेस की एक व्यापक रजिस्ट्री प्रदान करने
का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जैविक और जैविक चिकित्सा विज्ञान के लिए सभी क्षेत्रों के शोधकर्ताओं को अपने दिन प्रतिदिन के काम में आवश्यक संसाधनों को खोजने, समझने, उपयोग करने और की सुविधा हो जाती है। तो मतलब कि कहना का मतलब ये है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिससे कि जो है जो जो जीव जंतु है उनके अंदर की अलग अलग प्रकार की जो असेंशियल इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं रहती है वो इसमें ये फीड करके रखते हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इसके दो टूल्स भी रहते हैं, एक होता है ब्लास्ट, एक होता है फास्ट। तो इसको ऐसे लिख के रखते हैं वो लोग कि जैसे आपका लिख दिया BLAST ब्लास्ट, और एक होता है आपका FASTA। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्लास्ट क्या होता है, फास्ट क्या होता है। तो ब्लास्ट का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ब्लास्ट का फुल फॉर्म BLASTA, ब्लास्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो ब्लास्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, अब इसका काम क्या रहता है, ब्लास्ट एक समानता ढूंढने वाला प्रोग्राम है। तो ये क्या है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लास्ट क्या होता है, तो आपको ये कहना है कि ये एक समानता ढूंढने वाला, सिमिलैरिटी सर्चिंग करने वाला, समानता ढूंढने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी सर्चिंग टूल, सर्चिंग प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, ये सिमिलर डीएनए सीक्वेंसेस जो रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस जो रहते हैं, या फिर प्रोटीन जो रहते हैं, उसको पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में और क्या होता है, ये और क्या काम करता है, ये लुकिंग फॉर स्पीशीज, प्रजातियों की तलाश करता है। तो पहला तो अब मैंने आपसे बोल ही दिया है कि भाई ये क्या काम करता है कि ये सिमिलैरिटी ढूंढता है। सिमिलैरिटी ढूंढता है मतलब कि क्या करता है कि ये अलग अलग जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग जैसे प्रजाति है, तो अलग अलग प्रजातियों का यदि आप अज्ञात प्रजातियों से डीएनए अनुक्रमित कर रहे हैं तो ब्लास्ट सही प्रजातियों या समजाती प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है। तो मतलब कि ये क्या करता है कि हमको बताता है कि ये सेम प्रजाति के हैं, ये अलग अलग प्रजाति के हैं, डीएनए इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो सिमिलैरिटी ढूंढने का काम करता है। उसके बाद में एनोटेशन की बात करें तो दो संबंधित प्रजातियों के सामान्य जीन्स की तलाश के लिए ब्लास्ट का उपयोग एक जीव से दूसरे जीव में एनोटेशन करने के लिए भी किया जाता है। और जो है मतलब सिमिलैरिटी दो जो अलग अलग जीव हैं तो उनमें क्या अंतर है या उनमें क्या सिमिलैरिटी है, उसका जो है पता लगाने का ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट होता है ये काम करता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका फास्ट, एक था ब्लास्ट और एक होता है फास्ट। अब फास्ट क्या काम करता है,
इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फास्ट क्या करता है? तो जो फास्ट होता है ये जो था पियर्सन एंड लिपमैन ने 1988 के द्वारा प्रोटीन अनुक्रमों के अलाइनमेंट के लिए तैयार किया गया प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। इसका जो फुल फॉर्म है फास्ट का, जो फुल फॉर्म है फास्ट ऑल, या हम कह सकते हैं फास्ट ए, ये इसका फुल फॉर्म है फास्ट ऑल या फास्ट ए। तो ये क्या काम करता है? ये विकसित किया गया पहला डेटाबेस समानता खोज उपकरण था जो ब्लास्ट के विकास की प्रक्रिया कर रहा था। तो मतलब कि ये क्या कर रहा था कि ये विकसित किया गया था पहला डेटाबेस समानता खोज उपकरण था, और ये क्या कर रहा था साथ में, ये ब्लास्ट के विकास की प्रक्रिया कर रहा था। तो और फास्ट जो था ये क्या, इसके बारे में अगर बात की जाए तो फास्ट एक अन्य अनुक्रम संरेखण उपकरण है जिसका उपयोग डीएनए और प्रोटीन के अनुक्रम के बीच में समानता खोजने का। तो मतलब कि ये क्या करता है, फास्ट जो है ये डीएनए और प्रोटीन इन दोनों के अनुक्रमों के बीच में समानता खोजने के लिए किया जाता है। उसके बाद में समानता खोजने के लिए जो फास्ट जो है ये एक अच्छा उपकरण है। तो ये क्या करता है, फास्ट दो अनुक्रमों में समान या लगभग समान अक्षरों के लिए छोटे हिस्सों को ढूंढकर काम करता है। गुणों की इन छोटी डोरी को शब्द कहा जाता है। मूल धारणा यह है कि दो संबंधित अनुक्रमों में से कम एक शब्द समान होना चाहिए। पहले शब्द मिलान की पहचान करके शब्दों से समानता क्षेत्रों का विस्तार करके एक लंबा संरेखण प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम ये सब चीज़ें, तो खैर अब इतनी सारी चीज़ों की डिटेल में तो हम अभी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं जा पाएंगे, पर मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई कि ब्लास्ट और फास्ट क्या होते हैं, कि ये समानता ढूंढने वाले प्रोग्राम होते हैं और जो कि अपने को अलग अलग डीएनए और प्रोटीन जो रहते हैं उनमें समानता ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो अब अगर हम बात करें, इतनी चीज़ आपको अभी कि ब्लास्ट और फास्ट क्या होते हैं, कि भाई ये है ना समानता ढूंढने वाली चीजें होती है। ये काय में समानता ढूंढते हैं? डीएनए में और प्रोटीन में। अब दूसरी चीज ये है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो अगर इन दोनों की सिमिलैरिटी की बात की जाए कि भाई ब्लास्ट और फास्ट में क्या सिमिलैरिटी है, तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटी की बात की जाए तो ये दोनों ही जो क्या है समानता खोजने वाले कार्यक्रम हैं जो अतिरिक्त अनुक्रम समानता के आधार पर समरूप डीएनए अनुक्रम और प्रोटीन की पहचान करते हैं। तो मतलब कि दोनों ही क्या काम करते हैं, दोनों ही सिमिलर डीएनए और सिमिलर प्रोटीन की पहचान करने का कार्य करते हैं। वे मौजूदा डीएनए और प्रोटीन डेटाबेस के साथ डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों की तुलना करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, और वे डेटाबेस खोज करने के लिए दो प्रमुख अनुमानी एल्गोरिथम हैं। सार्वजनिक डेटाबेस में डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों की संख्या बहुत बड़ी होती है, और डेटाबेस की खोज में महत्वपूर्ण स्थानीय संरेखण खोजने के लिए डेटाबेस में प्रत्येक अनुक्रम की क्वेरी अनुक्रम को संरेखित करना शामिल है। ब्लास्ट और फास्ट जैव सूचना विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है, और ब्लास्ट और फास्ट दोनों ही तेजी से जोड़ीदार अनुक्रम संरेखण के लिए एक अनुमानी शब्द पद्धति का उपयोग करते हैं। तो मतलब ये क्या काम करते हैं, ये जो है ब्लास्ट और फास्ट रहते हैं, ये दोनों प्रोग्राम हैं जो कि सिमिलैरिटी खोज करते हैं काय में, डीएनए और प्रोटीन में। तो ये हुआ आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। मैंने कुछ आपको जानकारी दी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो रहती है ये क्या काम करती है, डीएनए अनुक्रमण द्वारा प्रोटीन अनुक्रमण क्रम निर्धारित किया जा सकता है। यदि प्रोटीन संरचना का निर्धारण करना है तो प्रोटीन अनुक्रमण का ज्ञान आवश्यक है, और एक प्रोटीन संरचना प्रोटीन कार्य के निर्धारण को सक्षम बनाती है। तो जैव सूचना विज्ञान का महत्व की बात अगर करी जाए तो जैव सूचना विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को पूरे मानव जीनोम को
कंप्यूटेशनल रूप से मैप करने में मदद की है। जैविक डेटा की विशाल मात्रा को जैव सूचना विज्ञान द्वारा बनाए गए डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है और इस डेटा को जैविक उपकरणों का उपयोग करके निकाला जा सकता है। आधुनिक दुनिया में जैव सूचना विज्ञान के कई लाभकारी उपयोग है। हालांकि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विभिन्न जीवों के जीनोम की मैपिंग की है, लेकिन उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस विशाल जैविक डेटा को कैसे संग्रहित या संकलित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग अनुसंधान क्षेत्र में किया गया, क्योंकि डेटा का भंडारण के लिए कोई अन्य तरीका उनके पास में नहीं था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान क्या काम करती है, तो आपको कहना है कि ये कंप्यूटर में जो है बहुत सारी जो सूचनाएं रहती है, जो जैव सूचना जो विज्ञान है उसकी सहायता से हमने बहुत सारा जो डेटा है, पूरा डेटाबेस जो है जैव सूचना का, वो हमने जो है इसमें कंप्यूटर में फीड किया हुआ है, जिससे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो डेटा थे वो सबकी जानकारी हमने उसमें उसके द्वारा जो है हम निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी 5वीं यूनिट स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये अपने आप में एक चैप्टर है। अब वो टाइम नहीं है कि हम अगर हम इसको डिस्कस करने लगे तो एक टॉपिक के लिए ही पूरी 1 क्लास या 2 क्लास चाहिए रहती है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने कोशिश की है कि ये सारे टॉपिक्स को हम समझ सकें। तो अगर आपको कुछ जैसे कि और कुछ टॉपिक जो आपको समझना हो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप जो है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें और अपना भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा दें। और अगले वीडियो के लिए मैं जल्दी ही आपके लिए अच्छा सा वीडियो और भी लेके आऊँगा, तो आप चैनल पे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।